जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और मैं आशा करता हूं सभी ने सही तरीके से तैयारी की होगी और नोट्स बना रखे होंगे और प्रॉपर वे से बनाए नहीं है तो बना लो। ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक तरह से ऑर्डर भी मान सकते हो अपने बड़े भाई की तरह, ठीक है? तो नोट्स बनाकर चलना और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आखिरी तक दोनों आप और हम खेलते रहेंगे साथ में मैथ के साथ, और मैथ बिल्कुल जितनी मुश्किल होती आएगी, जैसे कल हमने पहला पार्ट करा था, ठीक है? चीजें सीखी, अगर आपने कल वाली चीजें अगर सीख ली होंगी और उनको दोबारा रिवाइज करा होगा तो उसका आज ये फायदा होने वाला है कि जब मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा तो आज मैं जब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा ना उससे पहले आप उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे बस यही फिर से कहना चाहूंगा, डेली रिवाइज करनी है, जितनी चीजें कराता चलूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको अच्छी से अच्छी मैथ सिखानी है, पर सीखना आपके हाथ में। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे। और दूसरी बात, जैसे जैसे आपको लगेगा लेवल बढ़ रहा है वैसे ही वैसे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे। आपको वही क्वेश्चंस आसान लगेंगे जो कल को मुश्किल लगते थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बस कुछ ही पलों में पहला क्वेश्चन लग जाएगा। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए। देखो, ये कल चीजें मैंने लिखवा रखी थी 1/3, ये होता है 33/3%। ये सारी चीजें अब दोबारा बताने की कोई जरूरत तो नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, कोई भी जरूरत नहीं है दोबारा बताने की। तो यह सारी चीजें कल मैंने आपको लिखवाई दी थी, ये इसलिए यहाँ पर लिख दिया। जैसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी बहुत यहाँ पर नजर पड़ते रहेगी क्वेश्चन हटने के बाद, तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी और मैं खुद भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा। तो आप सभी आ चुके हो और एक बार जितने भी विद्यार्थी आ चुके एक बार जल्दी से बस बीच में शेयर कर दीजिए, और फिर उसके बाद शेयर करने के बाद बीच में कहीं भी नहीं जाना। फिर सीधा सीधा क्या करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और बीच में कोई भी रोकथाम नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद इस टाइम यह है कि जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनको सबसे नंबर 1 बनाना। और किससे नंबर 1? मेरे से नंबर 1, मतलब मुझसे ही आगे अपने आप को जिस दिन बढ़ा दूंगा उस दिन संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। दो चीजों को समझते हुए चलेंगे, जितना आप चीजों को समझ पाओगे उतना ही आप सीख पाओगे। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, आराम से समझेंगे, जितना आप समझोगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले मैं इन्हें तरीके से कराऊंगा 30 सेकंड वाले मेथड से, फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो यही क्वेश्चंस को आप, जब मैं बड़े क्वेश्चन करा दूंगा, इन क्वेश्चनों को आप 10 सेकंड में कर पाओगे। फिर एक अलग मेथड बताऊंगा, पहले वो चीज़ है जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, फिर आगे जाके एक एक्स्ट्रा चीज़ बाद में बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, क्यों? अभी बता दी वो चीज़ बिल्कुल शुरुआत में, तो आप क्या ना तो ये सीख पाओगे ना ही वो। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो गई। अब एक बात बताइए, 14/2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/7। इतनी से हिंट मैं आपके लिए दे देता हूँ। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 14 सही 2/7% की कमी हो गई है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि अगर मैं कह दूँ, मुझे तो नहीं पता वो वस्तु कितने की थी, पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि वह वस्तु अगर 7 रुपये की, मान लेता हूँ कि अगर वह वस्तु 7 रुपये की रही होती, कि मैं उस वस्तु को 7 रुपये में बेच रहा होता और उसके मूल्य पर इतने प्रतिशत की कमी, तो इतना प्रतिशत मतलब कितने की कमी? 1 की, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये। इस बात को आप समझ पा रहे हो? कल ये बातें सारी सिखाई थी, कोई बच्चा भूल तो नहीं गया? दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ आपसे पूछूँ 6 का 16 सही 2/3%, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या ही कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह मैं कहूँ 9 का 11 सही 1/9%, आप कहोगे 1, ठीक है? ये सारी बातें बता चुका हूँ। इसी तरह से अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, सर यहाँ तक दिख रहा है, एक सेकंड वहाँ पर ये हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार, एक सेकंड के लिए बस, ठीक है? तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मैं कहूँ 6 का 16 सही 2/3%, तो आप क्या कहोगे कितना आने वाला है? 1, हमेशा ऊपर वाली संख्या। अगर मैं कहूँ 3/8 होता है 37 सही 1/2%, चाहे 100 की गुणा करके देख लेना, यही आएगा। और मैं कहूँ कि कोई संख्या 8 है, इसका इतना प्रतिशत निकालिए, कितना आएगा? तो आप कहोगे 3 आएगा। हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी। और अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो कैसे आ रहा है तो कल वाली क्लास देख सकते हो, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट आपको अभी सिर्फ किस बात पे फोकस करना है कि अगर मैं कहूँ कि नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या ही मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर दोबारा से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था सर? पहला लगाना, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी। तो मैं मान लूं कि अगर उस वस्तु का मूल्य इतने रुपए रहा हो, कितने रुपए? 7 रुपए,
और उसमें इतने प्रतिशत की कमी, तो मुझे पता है 7 का इतना प्रतिशत मतलब 1, तो कहीं ना कहीं 1 की कमी, तो अब उस चीज़ को 6 रुपये में बेचा जाता होगा। पर उस कारण से क्या हुआ कि जब वस्तु को हमने सस्ता बेचा तो वस्तु की सेल में वृद्धि हो गई, और जो वृद्धि हुई है सेल में कितने प्रतिशत की हो गई है? 33 सही 1/3% की। कितनी वृद्धि हो गई है? 33 सही 1/3%। इसे आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर मैं मान लूँ कि पहले मैं 3 चीज़ें बेचा करता था, कितनी बेचा करता था? 3। तो अब मूल्य कम होने के कारण इतना प्रतिशत उसमें वृद्धि हो गई है। तो मुझे पता है 3 का इतना प्रतिशत कितना हुआ? 1। तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि अगर मैं पहले 3 चीज़ें बेचा करता था तो अब इतना प्रतिशत मतलब 1 ज़्यादा, अब 4 चीज़ें बेच रहा हूँ। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब मैंने एक वस्तु 7 रुपये की रखी हुई थी तो मैं 3 चीज़ें बेचा करता था, तो मेरी जेब में कितने रुपए आ जाते होंगे? तो आप कहोगे सर 7 रुपये हिसाब से 3 गई तो 7 दिए 21 रुपये आ गए आपकी जेब में। पर अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज मैं 6 रुपये की बेच रहा हूँ, पैसे तो कम कर दिए बट बेच 4 रहा हूँ, तो अब डेली कितने रुपए आ रहे होंगे? 6 चौक 24 रुपये। तो कहीं ना कहीं पहले से जो डेली की इनकम है उसमें वृद्धि हो गई। तो यही तो पूछ रहे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी डेली की आय में। तो मैंने देखा 21 पर कितनी वृद्धि? 3 की। क्या इसे प्रतिशत में निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो। कैसे? 21 पर 3 की वृद्धि, या तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे, या हमें पता है इसको अगर मैं काट लूँ 3 से 1 पर, इसे 3 से 7 पर, तो ये आ गया 1/7। और 1/7 प्रतिशत में हमें पता है क्या होता है? 14 सही 2/7%। तो मुझे पता लगा कि क्वेश्चन ने पूछा था उसकी दैनिक बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? अब देखिए इसको और इजी बनाना होता तो कैसे बनाते हो, और उसके बाद फिर लास्ट में जब 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद जब आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाए, फिर एक स्टेप ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल ही यहीं की यहीं आंसर उसका आ जाता। तो अब देखिए एक स्टेप थोड़ा फिर भी कम करा देता हूँ। हमने जो यहाँ काटा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? रेशो में। रेशो का मतलब क्या है? जितना कट सकता है इसको यहाँ पर काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जहाँ उसके पहली जेब में 7 रुपये आया करते थे, अब आ रहे 8 रुपये। पहले से ज़्यादा कम? तो आप कहोगे पहले से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 1। तो 7 पर 1 की वृद्धि, और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा उसका आंसर दे। और फिर से वही बात कहना चाहूँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कि कॉपी पेन लेकर बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करो, उसका प्रयोग करो कि हाँ भाई जितनी देर बैठेंगे उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का आना चाहिए। तो जल्दी से सर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ भाई देखिए प्लेलिस्ट आज फिर से उसको चेंज करेंगे। ठीक है, पूरी रात बैठ के पक्का प्लेलिस्ट पे काम चलाएंगे। और दूसरी बात, अगर अब एक चीज और कर देंगे, जो भी वीडियोस होंगी उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। उस लिंक से क्या होगा कि जैसे इसकी पिछले वाली वीडियो है, तो वो पिछले वाली जो भी सीरीज होगी, पार्ट फर्स्ट वगैरह जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जिससे आप पिछले पार्ट पे पहुंच सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और आगे देखेंगे कि हम इसको और छोटा कैसे करेंगे। बट अभी उसके लिए पहले 5 क्वेश्चन सीखते हैं कि तरीका क्या है, चीज़ें किस तरह से होंगी। तो अगला क्वेश्चन देखा हमने, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक बार जल्दी से यार इंक भी तो देखिए जल्दी से देखा हमने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार मूल्य में 25% की कमी हुई है। तो आप सभी को बताया 25% मतलब 1/4। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं किसी वस्तु को पहले 4 रुपये में बेचा करता था, भाई प्राइस मतलब मूल्य, ठीक है। अगर मैं किसी वस्तु को पहले 4 रुपये में बेचा करता था और उसके अंदर अगर 25% की कमी से मुझे पता लगा कि भाई 4 का 25%, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाला कितना है 1, तो अगर मैं उसे 4 में बेचा करता था तो आज 1 कम कितने में बेच रहा हूँ? 3 रुपये में। पर इस कारण से क्या हुआ, उसकी सेल में इंक्रीमेंट हो गया। कितने प्रतिशत का? 30% का। तो यहाँ लिख दिया 30%। 30% फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/10। अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस लगा दो,
ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर जहां पहले वो 10 वस्तुएं बेचा करता था, अब पहले से 30%, और मुझे पता है 10 का 30% कितना होगा, 3, तो पहले से 3 ज़्यादा अब 13 वस्तुएं बेच रहा होगा। अब हर बार ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल करना क्या है, अगर कमी कह रहा है तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, और अगर वृद्धि कहता तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। अब हमने क्या देखा कि जहाँ 4 रुपये के हिसाब से पहले वो 10 चीज़ें बेचा करता था, तो आप बताओ अगर एक चीज़ 4 रुपये की बेच रहा है तो 10 चीज़ें कितने बेच देता हुआ, 40 रुपये में। तो यहाँ से उसकी जेब में 40 रुपये आ जाते होंगे। और जब अब कितने रुपये आ रहे होंगे, अब मूल्य तो कम हो गया, पर वस्तुएं पहले जहाँ 10 बेचा करता था, अब वस्तुएं ज़्यादा बेची जा रही हैं। भाई प्राइस कम हो जाए तो ज़्यादा बेची जाती है। हमने देखा 3 के हिसाब से जब 13 बेची होंगी तो उसकी जेब में कितने रुपये आएंगे, 39 रुपीज़। पहले से ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं। कितने की कमी हो गई, 1 की। तो 40 पर 1 की कमी प्रतिशत के लिए गुणा में 100। जब इसे काटा पीटा करा तो ये आ गया 2.5%। तो हमने देखा 2.5% की कमी। तो डेली सेल से जो प्राप्त धनराशि थी उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 2.5% की। इस बात में किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब गजब, बेहतरीन, सही बच्चों आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए जल्दी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी 3-4 क्वेश्चन इसी तरह से देखते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद खुद ही बता दूंगा कि किस तरीके से और इजी इन चीज़ों को हम बना सकते थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम आए तो ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। जब तो मैं थोड़ी सी डालता हूँ तो जल्दी से करिए, जल्दी से करें, थोड़ी सी डाल लेता हूँ, जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूँ, कह रहा है किसी रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है। इस आयत की लंबाई में 37 सही 1/2%, लेंथ के अंदर 37 1/2% की क्या हो गई है, वृद्धि। तो 37 1/2%, इसको दो तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। 37 1/2% कितना हो जाता है, 3/8। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पहले अगर कोई आयत रहा होगा और उसकी लंबाई अगर पहले 8 रही होगी, तो जो नया वाला आयत बनेगा उसकी लंबाई, मतलब इसी आयत, अगर कोई आयत था जिसकी लंबाई 8 थी, तो उस 8 में अगर मैं इतना प्रतिशत बढ़ा देता हूँ, मुझे पता है कि 8 का इतना प्रतिशत क्या आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या 3, तो अब लेंथ बढ़कर कितनी हो गई है, 11। पर चौड़ाई की बात की जाए तो क्वेश्चन कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। 20% कितना होता है, 1/5। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पहले वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई 5 रही होगी, अब उसमें 20% की कमी होगी, तो अब नए वाले की कितनी होगी चौड़ाई, 4। तो आप बताइए, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का क्षेत्रफल 8 पंजे 40, भाई लंबाई गुना में चौड़ाई, और नए वाले का 11 चौक 44, 11 4 जा 44, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो ये पूछ रहा है पहले वाले से अब वाले में कितना अंतर आ गया, तो पहला 40 था, तो अब जो नया वाला है उसमें 44 हो गया, 4 की वृद्धि हो गई है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इस तरह से तो ये समझा दिया मैंने आपको, पर हमें करना क्या है, हर बार हम क्या करेंगे, हमने देखा यार कि पहले ना ये लेंथ हो गई, इसको मिटाई लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये ब्रेथ हो गई, लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि। मैंने मान लिया कि अगर पहले वाले की लंबाई 8 रही होती और उसके अंदर इतना प्रतिशत वृद्धि, मतलब 8 में 3 की वृद्धि, और लंबाई हो जाती नई वाले की 11। पर जब चौड़ाई पर आए तो चौड़ाई में 20% की कमी। अगर चौड़ाई पहले 5 रही होती तो उसमें 20% मतलब 1 की कमी, और चौड़ाई हो जाती 4। क्षेत्रफल हम सबको होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाता 8 पंजे 40, और नया वाला क्षेत्रफल देखेंगे तो 11 चौक 44, तो नया वाला कितना हो गया, 44 हो गया। अब इन दोनों को या तो डायरेक्ट भाई हम देखेंगे कि अगर पहले 40 क्षेत्रफल था तो अब 44 हो चुका है,
कितनी वृद्धि? 4 की। तो 40 क्षेत्रफल पर 4 की वृद्धि हो रही है और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 4 से 4 कट गया। यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो नया वाला क्षेत्रफल है वह पहले वाले से 10% अधिक है, और यही तो उसने हमसे पूछा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ये इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं है। बट एक चीज़ और, इसको और जल्दी अगर करना चाहते तो हम क्या कर सकते थे, हम इसको यहीं काट सकते थे। कैसे काट लेते? 4 से इसको काटते 10 पर और 4 से इसको काटते 11 पर, तो हम देखते 10 पर 1 की वृद्धि, और 10 पर 1 की वृद्धि 1/10 हमें डायरेक्ट पता है कितना होता है, 10%। यहाँ आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चों को कोई डाउट? हाँ भाई आवाज आ रही है साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब आवाज साफ आएगी थोड़ी सी। कल आपके जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, जैसे एनटीपीसी का अलग है, ठीक है, जिसका एग्जाम है यूपी जेल वार्डन का, सबकी एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आज पूरी रात वर्क चलेगा, ठीक है। अगर आज ना बने तो पक्का पक्का कल से मेरी वीडियो को छोड़ के सबकी डिसलाइक कर देना, वैसे कर ही देना, मतलब मेरी भी कर देना अगर आज नहीं बनाया तो, ठीक है। बट आज पक्का आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए कुछ दिन का टाइम लगेगा यार। क्यों लगेगा? 1-2 दिन बस और दे दो लास्ट। अगर पीडीएफ भी 1-2 दिन बाद ना मिलने लगे तो तुम वीडियो मत देख, नहीं वीडियो तो देखना, फिर डिसलाइक वाला सिस्टम सही है, पर पीडीएफ भी पक्का मिल जाए 1-2 दिन में, पक्का, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है। ये वादे पक्के वाले, और ये वादे टूटेंगे और नहीं। पर इस बार वादा पक्का वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखा हमने, तो कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि, तो जल्दी से देखते हैं। आयत मतलब यदि किसी रेक्टेंगल की लंबाई में 12.5% की वृद्धि, 12.5% 1/8 होता है। और क्वेश्चन कह रहा है और उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की कमी, और उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की कमी फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/3। कमी हो रही है तो माइनस और वृद्धि हो रही है तो प्लस। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, नहीं चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, तो मुझे पता है अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अगर पहले लंबाई 8 रही होगी और उसके अंदर इतना प्रतिशत मतलब 1 की वृद्धि होगी, लंबाई होगी 9। पर अगर चौड़ाई की बात की जाए तो पहले अगर चौड़ाई 3 थी तो अब चौड़ाई में इतना प्रतिशत मतलब 1 की वृद्धि होगी और चौड़ाई हो गई 4। तो आप देखोगे कि पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा वो क्या रहा होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, 8 × 24, और जो अब क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, 9 × 9 × 4 = 36। तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले से जो नया वाला क्षेत्रफल है वो अधिक है। और कितना अधिक है? तो हमने देखा 24 में कितना एक्स्ट्रा है, 12। तो प्रतिशत में देखने के लिए हमने देखा कि भाई 24 था क्षेत्रफल पहले, अब नए वाले में कितना वृद्धि हो गई है, तो नए वाले में 12 की वृद्धि। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 की गुणा करेंगे, 12 से 2 पर काट दें और 2 से कितने में जाएगा, 50 पर। तो मैंने देखा नए वाले क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। हाँ भाई कोई बर्थडे नहीं है, और कहते हैं इस बार वादे नहीं टूटेंगे, ठीक है। अगर वादे टूट गए ना पक्का, फिर उसके बाद क्या करना, डिसलाइक पे डिसलाइक ठोक देना। बट 1 दिन का टाइम दे दो प्लेलिस्ट का, और 2 दिन का टाइम दे दो पीडीएफ का, डन हो जाएगी ना। आज तुम्हारे टेक्निकल वाले सर जी कह रहे हैं डन है पीडीएफ सर जी, तो इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त इफ द रेडियस ए नहीं होगा, रेडियस इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जितनी भी 2D फिगर्स होती हैं, इस क्वेश्चन को सर हटा दीजिए। चलो एक नई चीज़ भी बता देता हूँ आपको सर, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ। कभी आपने 2D और 3D पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं देर तक बताऊँगा, मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है। तो कभी आपने 2D 3D फिगर्स के बारे में सुना होगा, ये क्वेश्चन तो आपने कर भी लिया होगा, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने। बट इन चीज़ को समझोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। तो 2D और 3D, 2D क्या होता है,
या फिर सर लगा ही दो क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम पर ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत लंबा चलेगा, कंसेप्ट से थोड़ा सा हट जाओ, ये मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। इसमें फिर से ये वाले क्वेश्चन, ये जो लंबाई और गुड़ाई में, लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एक बार मेंसुरेशन में कराऊंगा, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें तो बहुत मतलब दिमाग में फिट ही करवा दूंगा बिल्कुल ही, कि ये ऐसा ही क्यों होता है और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो सिंपल नॉर्मल वे से जब परसेंटेज है तो परसेंटेज ही रहने दो, नहीं तो दिमाग आपका बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ हो जाएगा दिमाग पे। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, वृत्त होता है सर्कल, अगर मैं कहूँ सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने मान लिया पहले वाला कोई सर्कल था जिसकी रेडियस थी R1 और एक नया वाला रेडियस सर्कल बना जिसकी रेडियस क्या हो गई R2। तो मैं क्या कहूँगा कि पहले वाले सर्कल का जो एरिया रहा होगा क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, और नए वाले का क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो पाई से पाई हट जाएगा, हटेगा ही नहीं हटेगा। कह रहा है कि जो रेडियस है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 50% क्या होता है, 1/2। तो आप देखोगे कि अगर पहले वाले की रेडियस अगर 2 रही होती तो दूसरे वाले की 50% ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 3। अगर मैं R की जगह, R1 की जगह 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, और R2 की जगह 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9। तो मैं देखूँगा पहले वाले से जो नया वाला क्षेत्रफल होगा वो कितना अधिक होगा, 5 अधिक। तो 4 पर 5 की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो मैं जब इसको काटूंगा तो 4 से 25 पे कटेगा और 25 पंजे 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये तो हो गई ये वाली बात। पर हम इसको किस वे में करेंगे, देखो इस तरीके से तो ये चीज़ समझने के लिए है, बट आपको हर बार करना क्या है, आपको आँख बंद करके ना, अभी मैं आगे एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझाने जा रहा हूँ, फिर आप जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना क्वेश्चन में पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा जाए, एरिया, तो आपको बस करना क्या है, सबसे पहली बात तो अगर वो सर्कल की बात करेगा तो कभी भी सर्कल की यूँ नहीं कहेगा कि भाई एक बार रेडियस में इतने प्रतिशत की वृद्धि, एक बार कमी। क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो किससे निकलता है, रेडियस और रेडियस। आयत में तो फिर भी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग, पर अगर इसी तरह से अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग के लिए भी वो हमेशा क्या कहेगा कि इसकी एक भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि, समझ रहे हो। दो, इसके लिए तो लंबाई अलग बढ़ानी पड़ेगी, चौड़ाई अलग। बट अगर वर्ग और वृत्त की बात की जाएगी तो इनकी जो इसका जो क्षेत्रफल डिपेंड करता है रेडियस पे, और एक अगर वृत्त की बात की जाए सर्कल की तो रेडियस अलग अलग नहीं हो सकती है एक सर्कल की। इसी तरह से वर्ग की बात की जाए तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो इनके क्षेत्रफल की जब बात करेगा क्वेश्चन में तो सिर्फ यहाँ पर एक रेडियस की बात करेगा कि रेडियस में इतने प्रतिशत की वृद्धि, या वर्ग की बात करेगा तो कहेगा कि उसकी एक भुजा में इतनी, या उसकी भुजाओं में एक ही बार देगा प्रतिशत। तो हमें क्या करना है, R इंटू आर, तो पहले 2 थी तो अब 3 हो जाएगी, पहली वाली रेडियस, दूसरी वाली रेडियस भी 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 पर 5 की वृद्धि, और 4 पे 5 की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25 पे कट जाए, 25 पंजे कितना आ जाएगा हमारा, 125%। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई आज बर्थडे वगैरह नहीं है, ठीक है, बर्थडे वगैरह होगा तो मैं खुद ही कह दूंगा कि मुझे विश कर दो। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो अब इसी तरह से अगर वर्ग की बात आ गई तो अगले क्वेश्चन को समझते हैं वर्ग की। और जहाँ क्षेत्रफल की बात आ जाए ना, फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपको करना क्या है, एक बार फिर 2 बार, 2 बार इंक्रीमेंट कर देना जो दे रखा है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्यों करना है एक बात और भी बताऊंगा अभी रेशो के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए, तो 40% की बात अगर आ रही है तो 40% कितना होता है, 2/5। तो मैंने क्या कहा था कि हमें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब a × a। पहले अगर
इसकी भुजा 5 रही होगी तो उसमें इतने प्रतिशत की कमी मतलब 2 की कमी, तो अब भुजा कितनी हो गई 3। इसी तरह से दूसरी बार भी दूसरी भुजा भी 5 से क्या हो गई होगी 3। तो पहले अगर 5 पंजे 25 क्षेत्रफल था तो अब 3 तिये कितना हो गया 9। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई है, क्षेत्रफल में 16 की कमी। तो 25 पर 16 की कमी प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से कितना हो जाएगा 4 पे और 16 चौक 64%। यह हमारा क्या गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई किसी बच्चे को डाउट तो जल्दी से बताइए। ओके त्यागी जी देखिए थोड़ा सा और धीरे कर देते हैं स्पीड, ठीक है। मुझे अगर लग रहा है किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो बताते रहना। तो देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर, ठीक है। हाँ 7वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बच्चों जिसको समझ नहीं आ रहा 7वां क्वेश्चन तो आप होमवर्क में कर लेना। अब जो चीजें समझा रहा हूं ना उन चीजों को समझ लेना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन समझा रहा हूं उन चीजों को समझ लीजिए, फिर उससे आपको सारी चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगला स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो चीजें अभी तक करा रहा हूं उससे हल्का सा लेवल अप हो जाएगा। सर एक बार इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दो और इसको हटा दो, मैं कुछ चीजें समझा दूं, क्योंकि अब आंख बंद करके क्वेश्चन करना है और आंसर हर बार सही दोगे। बस एक चीज समझ लेना, ठीक है। रेशो का हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं। कुछ बच्चों को चीजें मैंने पहले ही सिखा रखी है कि रेशो का किस तरह से यूज करते हैं, बट कुछ बच्चों को अभी सिखा देता हूँ। रुकना है थोड़ी देर, चीजें देखेंगे कि आगे और क्या बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो रेशो का क्या यूज है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर अगर मैं लिख दूं A/B 1/2 है, ठीक है। छोटी सी चीज लेंगे और कहीं पर अगर दे दूं B/C, या फिर इससे पहले एक चीज और छोटी सी शायद जिससे आप सभी को याद आ जाए कि मैं आप सभी को बताना क्या चाहता हूं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो A/B दे रखा है हमारे को 27/23, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है। और B/C दे रखा है हमारे को 26/18 और C/D दे रखा है हमारे को 46/13 और D/E दे रखा है हमारे को 2/3। और वो आपसे एक छोटी सी बात पूछ लेता है कि A/E बताइए, क्योंकि अब इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है जिसके अंदर परसेंटेज दो। मैंने आपको क्या कहा था, पूरी की पूरी अर्थमेटिक हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनेगी। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता देता, पर क्या है कि अब बताऊंगा तो उसके बाद पिछले क्वेश्चंस को घर पे जाकर खुद करना, कि वो जो नहीं समझ आए होंगे वो भी अब आप 1 सेकंड में कर पाओगे। इसीलिए जो क्वेश्चन पहले करा दिए हैं उनको भी इस तरीके से बाद में करना जो अब सिखाने वाला हूँ। कुछ बच्चों को ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरी अर्थमेटिक परसेंटेज और इन रेशो के बलबूते पर हम खत्म करेंगे, चाहे CI हो, चाहे SI हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे आपका टाइम हो, टाइम डिस्टेंस हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा A/E, तो A/E का क्या फायदा है। A/E अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी मैं कहूँगा A/E निकालिए तो A मतलब सबसे पहली वाली और E मतलब सबसे आखिरी वाली का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहली वाली की बात की जाए तो हमेशा इधर वाली जितनी भी संख्याएं हैं, इधर वाली कितनी संख्याएं हैं 27, 26, 46, 2, जितनी भी इधर वाली संख्याएं, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो हमेशा एक ही वैल्यू होगी। और अगर हम E की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, E की, तो E की अगर हम बात करेंगे तो E की वैल्यू होगी हमेशा इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो संख्या आएगी, इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होती है सबसे आखिरी वाली। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एक रफ्तार से कुछ चीज़ें बढ़ रही होती हैं, कि भाई पहले A से B हुई, फिर वो B से C हुई, फिर C से D हो गई, इसी रफ्तार से तो चीज़ें जा रही हैं। देखा जाए तो B यहाँ पर 23 है, पर यहाँ पे तो B 26 है। हमें ये देखना है कि पहले किस रफ्तार से बढ़ी है और दूसरी बारी में किस रफ्तार से बढ़ी है। तो हमेशा अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूंगा तो फर्स्ट वैल्यू शुरुआत में वह संख्या कितनी रही थी, तो इधर वालों को मल्टीप्लाई करके शुरुआत का आ जाएगा। और मैं बात करूं कि आखिरी में अब वो कितनी हो चुकी है, तो उसके लिए इधर वाली सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारे पास आखिरी संख्या आ जाएगी। इस चीज़ को प्रूफ भी करके देख लेंगे। बट आप कहोगे सर अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ और इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ लिखूँ तो टाइम बहुत लगेगा। क्यों भाई, 27 गुणा में 26 गुणा में 46 गुणा में 2 कर लो मल्टीप्लाई, लगेगा टाइम। और अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करना चाहूँ 23 गुणा में 18 गुणा में 13 गुणा में 3, तो देखिए आप देख सकते हो कितना टाइम हमें लगने वाला है। पर एक बात देखिए, यहाँ पे किसका साइन है, अनुपात का, रेशो का। तो रेशो मतलब इधर वाली और इधर वाली जितनी आपस में कट सकती हैं उन्हें हम काट सकते हैं। तो बस मैं यह समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं इन्हें यहाँ से ऐसे 23 से इसे 46 को 2 पे काट दूँ, 18 9 से 2 पर 18 और 9 3 27, अगर मैं इन्हें यहाँ पर आपस में काट सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इतनी बड़ी फिल्म लिखने की जगह मैं इन्हें यहीं पर आपस में काट सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता लग चुकी है कि ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो कटेंगे तो नहीं, बट इधर वाले और इधर वाले आपस में कट सकते हैं। तो जब कट सकते हैं तो मैं क्या करूँगा, 23 से 1 पर और 23 दूनी 40, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम देखेंगे क्या इधर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, 1 इधर बचा है, 2 दूनी 4। तो हमने देखा विद इन सेकेंड हमने निकाल लिया ए और ई का रेशो। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, शुरुआत वाली वैल्यू क्या होती है, इधर वाले सभी का मल्टीप्लाई, और सबसे आखिरी वाली वैल्यू होगी इस तरह वाले सभी का मल्टीप्लाई। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ करके बताओ कि सर ये पक्का ऐसे 100% हर बार होगा, तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है अभी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन में इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। बट अगर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको प्रूफ करवाना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, सर प्रूफ करके बता दीजिए, तो मैं इनका प्रूफ करके बता दूंगा। तो जल्दी से बताइए, हाँ भाई बताएं जल्दी से, किसी को प्रूफ चाहिए तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई सबसे पहले बताइए, प्रूफ चाहिए तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर ये प्रूफ करके बताओ, ए हमेशा इधर वाला होगा और ई हमेशा इधर वाला होगा। कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन और करे, ठीक है। देखिए अभी अगर मैं बात करूं किसकी, परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हमें सिर्फ मतलब होगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी और वह संख्या अब अंत में कितनी हो चुकी है। तो हमें सिर्फ अभी ए और ई सीखते हैं, उसके बाद जब रेशो प्रोपोर्शन करेंगे तो हम सीखेंगे ए बी सी डी ई कि अलग अलग कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, एक छोटी सी वैल्यू और देता हूँ। तो छोटी सी वैल्यू लीजिए कि अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं कि ए रेशो बी, जल्दी से आंसर देना है, ठीक है, अनुपात 27, बी रेशो सी दे रखा आपको हमने 28 रेशो 26, तो सी रेशो डी दे रखा हमारे को 18 रेशो 42, ठीक है, और आपसे ए रेशो डी पूछ लिया, तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके प्रूफ करके बताऊं, चलो ठीक है प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, इस चीज को एक बार। अभी कमेंट पड़ा है प्रूफ का, तो मैंने अगर ए रेशो डी पूछा, ठीक है, पहले तो एक बार फिर से ए रेशो डी मैंने क्या कहा था, अगर ए मतलब सबसे पहले वाली अगर संख्या पूछी जाए तो वो क्या होगी, इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई, और डी मतलब सबसे इधर वाली ए की वह संख्या शुरुआत में कितनी रही होगी। भाई पहले ए से बी हुई, फिर बी से वो संख्या में कुछ वृद्धि हुई, सी हुई होगी, फिर सी से क्या हो गई है वो डी। तो सबसे शुरुआत में कितनी थी, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। अब वो सबसे एंड में कितनी हो गई है, मतलब डी की वैल्यू की बात करिए तो सबसे इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। बट जो करता है काट लो, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, ठीक है, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 2 26, 13 3 39, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, और हमारा क्या आ गया, ये 2 रेशो 2। इस वाली लाइन में 2 बच रहा है, इस वाली लाइन में 3, तो हमारा आ गया 2 रेशो 3। अब एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं जल्दी से, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन भाई, सही बच्चों आंसर आ रहा है। अब एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं क्या यह बिल्कुल सत्य है, तो देखते हैं। देखो अगर मैंने कहीं पर लिखा
आपको छोटी सी बात दे दी, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कहीं पर ऐसे दे रखा है A/B कि किसी के पास 1 रुपये थे, कोई चीज़ 1 रुपये की थी और उसने B को 2 रुपये में दे दी। पर जब B ने C को बेची तो B ने C को बेचा कि अगर B ने इस तरह से बेची कि अगर 3 रुपये की रही होगी तो वह 4 रुपये में C को बेच सकता था। B जब C को बेच रहा है तो इस रफ्तार से बेच रहा है। अगर मैं आपसे A/B/C की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि A/B/C क्या होगा हमारा? तो आप कहोगे A और B का रेशो तो 1/2 है, बट उसी वक्त अगर मैं B और C का रेशो जानना चाहूं तो आप कहोगे सर B और C का रेशो 3/4। तो हमने लिख दिया 3/4। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि देखा जाए तो यार B यहाँ पर 2 है और उसी वक्त B एक बार 3 भी है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक वैल्यू मतलब कि B की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 3, एक ही हो सकती है, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। और बराबर कैसे कर सकते हैं? अगर इस 2 के साथ 3 की गुणा कर दी जाए और इस 3 के साथ 2 की गुणा, तो ये भी 2 3 6 और ये भी 3 दूनी 6, कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप देखोगे कि अगर रेशो के इधर किसी मतलब रेशो के इधर जो भी संख्या थी, जो भी नंबर था, उसके साथ अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रूल है कि इधर के साथ भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और यहीं अगर नीचे वाले के साथ अगर मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो 2 मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 2 जा क्या हो गया 8। यहाँ से A, B और C तीनों निकल चुके हैं। बट अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं A और C का रेशो बताओ तो A और C का रेशो 3/8 आ जाएगा। A और C का रेशो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/8। बट इसी चीज़ को मैं अपने उस वाले तरीके से करता जिससे हम कर रहे थे। तो हम क्या करते, क्वेश्चन क्या था, A/B 1/2 था और B/C क्या था 3/4। तो मैंने क्या कहा था, A की वैल्यू क्या होगी इधर वालों का मल्टीप्लाई और C की वैल्यू क्या होगी इधर वालों का मल्टीप्लाई। कुछ घटता है तो काट दो, कुछ नहीं घट रहा तो 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। तो डायरेक्ट ये क्या आ गया A/C 3/8। क्या हमने 1 सेकंड में ये निकाल नहीं लिया? क्यों हम इतनी बड़ी फिल्म बनाएं जब हम उसी चीज़ को 1 सेकंड में कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रूफ नहीं कर रहे, आप प्रूफ डायरेक्ट कहाँ पर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। हम एक बात सीख चुके हैं कि अगर A ने कोई चीज़ 1 में खरीदी होगी तो अंत में उसे C ने कितने में खरीद लिया होगा 8 में। क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, तो जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से, ठीक है। तो हमने देखा 8वां क्वेश्चन, सर एक बार देखना साफ दिख रहा है ना अक्षर वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आए, इन बातों को हम समझ चुके हैं अब, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ जब हम आए तो क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि, तो जल्दी जल्दी से करेंगे, 12.5% वृद्धि 1/8 होता है, यहाँ से नकल मारते रहना, ठीक है सर। क्वेश्चन लगा रखा है आपने, ठीक है। और दूसरे साल के अंत में 33.3% की वृद्धि हो जाती है, 33.3% की वृद्धि। तो इसे आप क्या कह सकते हो 1/3। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर शुरुआत में जब वृद्धि हुई होगी तो किस तरह से बढ़ी होगी, कि अगर जनसंख्या 8 रही होगी तो उसमें इतना प्रतिशत मतलब 1 की वृद्धि होकर पहले साल के अंत में 9 हो चुकी होगी। और फिर जब वो क्या हुई होगी, वह किस रफ्तार से बढ़ रही है कि अगर वह दूसरे साल 3 हो गई होगी तो उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि होकर मतलब 1 की वृद्धि होकर 3 से कितनी हो गई होगी 4। पहली बार इस रफ्तार से बढ़ी है, दूसरी बार वो 3 से क्या हो गई होगी 4। तो मैं कह सकता हूं कि इधर वालों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी, जितनी कोई संख्या शुरुआत में थी, कि जो जनसंख्या शुरुआत में जो थी वह हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या आएगी, वह संख्या आएगी जो वो अब अंत में हो चुकी है, जो जनसंख्या अब अंत में हो चुकी है वह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा। तो जो कटता काट दो, 3 से 1 पर 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमने देखा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 कि अगर किसी गांव की जनसंख्या शुरुआत में 2 रही होगी तो अब अंत में वह 3 हो चुकी है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल बाद वो 3 नहीं हो रही, कितनी हो रही है 2700। इससे कितने गुना आया था 900 गुना आया था। तो इसी प्रकार शुरुआत में भी जनसंख्या 2 ना होकर 900 गुना ज़्यादा
कितनी रही होगी 18, सॉरी है, क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ समझ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। गले में दर्द हो रहा है, पानी पिलाओ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा है, इसलिए कोई अक्षर बोलते टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गला खराब हो जाता है तो एकदम अक्षर कट जाते हैं। तो अक्षर मुझे लग रहा है कि कोई अक्षर छूट रहे हैं, बोलते टाइम एकदम बढ़ जाता है पेन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप साथ देना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि, तो जैसे जैसे कह रहा है लिखते रहते हैं 16.2/3% की वृद्धि, फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे इसे 1/6, ठीक है। फिर आगे आए तो दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी, फिर जनसंख्या में 37.1/2% की क्या हो रही है कमी, इसे क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख दिया। फिर अंत में तीसरे साल में वृद्धि हो रही है फिर से 57.1/7% की, फ्रैक्शन में क्या होता है ये 4/7। पहले वृद्धि हो रही थी प्लस लगा लेना, फिर कमी तो माइनस, फिर वृद्धि तो प्लस, सिर्फ अपने याद रखने के लिए। अब एक बात बताइए कि पहले साल किस रफ्तार से बढ़ी, कि पहले साल 6 हुई होगी तो जाते आते 7 हो गई होगी। फिर उसके बाद जब दूसरे साल बढ़ी तो अगर 8 रही होगी, मतलब रफ्तार है ये नहीं है कि दूसरे साल में भाई कि वो 8 ही थी, मतलब अगर 8 होती तो उसमें 3 की कमी होकर 5 हो जाती। फिर जब तीसरे साल की रफ्तार देखी कि 7 होती तो वो कितनी हो जाती 11। जिस तरह से कह सकते हैं कि ए से बी हो गई, फिर बी से सी और सी से डी। और मुझे पता है कि अगर शुरुआत की जनसंख्या निकालनी हो कि कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी तो इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, और अब वो अंत में कितनी हो चुकी है उसके लिए उधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, बट जो कटता है उसे आपस में काट भी लो। तो ये कितना आ गया 8 6 48, 8 6 48। तो मैंने देखा कि अगर कोई जनसंख्या शुरुआत में 48 रही होगी तो अब 11 पंजे 55, अब वह कितनी हो चुकी है 55 हो चुकी है। पर क्वेश्चन कह रहा है वो 55 नहीं हुई, वो कितनी हो गई है 165,000, इतनी होगी ना इतनी हो गई है। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 3000 टाइम्स ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ कि वह शुरुआत में भी इतनी ना होकर इससे 3000 टाइम्स ज़्यादा कितनी रही होगी 144,123 इतनी। किसी बच्चों को डाउट इस बात में जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं चाहता हूं हर बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो यार टेंशन मतलब ए बी का पूछे सी का पूछे किसी का पूछे सबका निकलवा दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत मत लो। अभी जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ उस तरीके से चलने की तो कोशिश कर लो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। लास्ट में जाते जाते ये हो जाएगा जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा या फिर जब आपकी सारी चीज़ें खत्म होंगी, आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ सर ने सारी चीज़ें हमारी क्लियर करा दी। तो अगला क्वेश्चन देगा सर, कौन सा क्वेश्चन है अगला 10वां, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन हो रहा हो ना तो आधा आधा करके, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले 37.1/2% की वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे लिख लो और ऊपर लगा लो प्लस, याद करने का साइन है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी, तो 16.2/3% की कमी, तो 1/6 कमी के लिए माइनस। फिर कह रहा है 9.1/11% की कमी, फिर से कमी हो रही है तीसरे साल में, तो 9.1/11। अच्छा अगर याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 9.1/11, तो पीछे जो 1/11 है वही इसका क्या बन जाएगा फ्रैक्शन, तो फिर से कमी हो रही है। अब हमने क्या देखा कि शुरुआत में 8 थी तो उसमें 3 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई 11। फिर दूसरे साल किस रफ्तार से कमी हुई है 6 से 5 हो गई, और तीसरे साल में 11 से 10, जो कटता है वो काट दीजिए, 11 से 11 कट जाएगा, आगे कुछ कटेगा तो आप देखोगे आगे 2 से 5 पर और 2 से 4 पर, तो ये हो गया 6 चौक 24, 6 4 24 और 5 5 25, 5 5 25, कि अगर शुरुआत में जनसंख्या 24 रही होगी तो 3 साल के बाद वह 25 हो गई होगी।
पर क्वेश्चन में देखा जब हमने तो कह रहे 3 साल बाद 25 नहीं 25,000 है। इससे कितने गुना आया था? इससे 1000 गुना। तो शुरुआत में भी वह 24 ना होकर इससे 1000 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी? 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, देखो ये एक पड़ाव है, इसको खत्म करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं ना उनके लिए इस बार एकदम नई सीरीज के भी क्वेश्चन खुद ही ऐड होते रहेंगे, बट इस पड़ाव को तो मुझे सबको ही सिखाना पड़ेगा जो कोई बच्चा पहली बार ही कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में तो ये भी आने हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब उसके बाद जब आखिरी क्लास तक पहुँचेंगे तो दो पहले भी सब कुछ ही करा रखा है जो पुराने बच्चे, बट 1-2% अगर गलती से छूट गया होगा तो वो यहाँ पर आपके लिए और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। और जो भी मेरे को लगता है कि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं जो इस बार मैं कराऊंगा आपको बहुत तगड़े वाले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो जब हमने अगला क्वेश्चन देखा तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ओके सभी का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, एक सेकंड रुकिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुष्का है, अनुष्का को तो सभी जानते हो, के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को दे दिया। तो भाई अगली के पास पैसा है तो उसने क्या करा, अपने पैसे का विराट के पास खत्म हो गए होंगे तो उसने उसका 33.3%, फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे इसको, 1/3, तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा जो भी पैसा था उसको उसने विराट को दे दिया। फिर जो भी पैसा शेष बचा उस शेष धन का 50% उसने किस पर खर्च कर दिया, कपड़ों पर। उसने किस पे खर्च कर दिया, कपड़ों पर। और अंत में अगली के पास सिर्फ 1270 रुपये बचे। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि अनुष्का के पास शुरुआत में इतने रुपए थे तो उसका इतना प्रतिशत, 3 का इतना प्रतिशत मतलब 1 रुपया उसने विराट को दे दिया, उसके बाद शेष कितना बचा, 2। अब शेष जितना धन बचा था, अगर शेष 2 रुपये बचे होते तो उसका इतना प्रतिशत कपड़ों पे खर्च कर दिया, मतलब 2 का 1 खर्च और कर दिया। अब शेष कितना बचा, 1। तो मुझे पता है कि अगर मैं यह जानना चाहूँ उसके पास शुरुआत में कितना धन था तो मुझे ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब अंत में कितना शेष बचा है कि लास्ट में क्या बचा है, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई पर जो करता है आपस में उन्हें काट दो। तो ये आ गया 3 × 1 = 3 और ये आ गया 1। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर अनुष्का के पास शुरुआत में 3 रुपये रहे होते तो इन द एंड 1 रुपया उसके पास बचता। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि उसके पास 1 रुपया नहीं बचा, उसके पास बचे हैं 1270 रुपये। इस 1 से कितने गुना ज़्यादा है वो, तो इस 1 से 1270 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार उसके पास जो शुरुआत में धन था वो भी 3 ना होकर इससे 1270 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा, 0 से 0, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। 3 × 2 = 6, 7, 8 और 3 × 3 3810। यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, इसी तरह से करना है। अगले क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है। तो जल्दी से करिए, जाना नहीं है देखो कहीं पे, मेरा पानी तो पी लेना 1 मिनट में। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो हमने क्वेश्चन देखा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को दे दिया। ठीक है भाई, तो राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% मतलब 1/5, 20% शाम को दे दिया। उसके आगे गए और जो शेष धन बचा उसका 12.5% किसको दे दिया, उसने खाने पर खर्च कर दिया। और अंत में शेष धन का 14 सही 2/7%, 12.5% को यहाँ लिख लेते हैं,
12.5% उसने खाने पर खर्च करा और अंत में शेष धन का 14 सही 2/7% अगले ने यातायात पर खर्च कर दिया, मतलब 1/7। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ होगा अगर उसके पास शुरुआत में इतने रुपए रहे होंगे तो उसका इतना प्रतिशत, तो मुझे पता है कि 5 का 20% मतलब 1, तो उसने 1 खर्च किया होगा शुरुआत में, उसका धन कितना हो गया होगा 4। इस रफ्तार से कम हो रहा है। पर अगर उसके पास शेष जो है अगर 8 बचे होते तो उसका इतना प्रतिशत फिर से खर्च कर दिया, तो फिर उसके पास कितने बचते 7। और अगर उसके पास 7 बचे होते तो उसका इतना प्रतिशत मतलब 1 खर्च करके उसके पास फिर से शेष कितना बचता धन 6। और मुझे पता है अगर मैं यह जानना चाहूँ कि राम के पास शुरुआत में कितना पैसा था तो उसके लिए इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। और मैं ये जानना चाहूँ कि उसके पास अब शेष कितना बचा है, मतलब लास्ट में जो बचा है वो शेष ही तो है, उसके लिए इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो करता है काट दो। तो मैंने जब काटा तो 7 से 7 चले गया और 4 से 1 पर और 4 से 2 पर और 2 से कितने में चले गया 3 पर। तो यहाँ देखा तो सिर्फ 5 बच गया और यहाँ देखा तो 3। तो यहाँ से साफ साफ पता लगा कि अगर राम के पास शुरुआत में इतना धन था 5, तो अब अंत में 3 बचे हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 3 नहीं बचे, अंत में उसके पास बचा है 2100 रुपये। कितने गुना आया था 700 गुना। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो धन था उसके पास वह भी 5 ना होकर उससे 700 गुना आया था, 3500 रुपये रहा होगा। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। और थोड़ी स्पीड इसलिए भी रखता हूँ मैं चीज़ों में कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, चाहूँगा सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर दे। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है जल्दी से। जब तक थोड़ी सी 1 सेकंड वाली लिंक डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को तो कम से कम पढ़ ही लेना। तो जल्दी से देखिए क्या है क्वेश्चन। सर लगा दिया ना आपने क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमने देखा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी 20% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। 20% मतलब 1/5। और जो भी पैसा खर्च हो गया उसका जो शेष धन बचा है उस शेष पैसे का 5% उसने किस पर खर्च कर दिया, यातायात पर। तो 5% से आप क्या समझते हो 1/20। अब एक बात बताइए, अगर उसके पास 5 रुपये रहे होंगे शुरुआत में तो उसका इतना प्रतिशत मतलब 1 खर्च कर दिया, उसके पास बचे होंगे 4। कहने का मतलब यह कि इस रफ्तार से उसका पैसा कम हो रहा है। 20% धन तो पहले खत्म हो गया और फिर शेष जो भी बचा है वो किस रफ्तार से खत्म हो रहा है, उसमें 5% खर्च हुआ, मतलब 1 कम होकर कितना हो गया 19। अगर मैं यह जानना चाहूँ कि पहले कितना धन था और अब शेष कितना बचा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो कट सकता है काट दिया। 4 से 5 पर 5 पंजे 25 और 19 एकम 19। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उसके पास शुरुआत में 25 रुपये थे तो अब अंत में उसके पास 19 रुपये बचे हैं। अब मुझे एक बात समझाना आप, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, 1 सेकंड रुकिए, तो आप मुझे एक बार ढंग से समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ मेरे पास 25 रुपये थे, मैंने उसका 20% हिस्सा खर्च करा, जो भी पैसा बचा उस पैसे का 5% फिर से खर्च कर दिया। फिर अंत में जो भी पैसा बचा वो मेरे पास अगर 19 रुपये था, मैं क्या कर रहा था 19 रुपये लेके रास्ते से जा रहा था। तो मैंने क्या देखा, किसी को ज़रूरत थी तो उस ज़रूरतमंद को मैंने क्या करा, 19 रुपये में से 5, 6, 7 रुपये मैंने उसको दे दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से तो 19 रुपये लेके निकला था ना। तो इसी तरह से अगर बात की जाए कि वो व्यक्ति यहाँ से कितने रुपये लेके निकला था, तो 1400 रुपये तो उसके पास बचे हैं, पर उसमें से 120 रुपये उसने क्या कर दिए हैं, किसी को दान। तो कहीं ना कहीं उसके पास शेष 1520 रुपये इस वक्त रहे होंगे और वो रास्ते में जाते वक्त उसमें से 120 रुपये दान कर गया। ये तो बात की बात है। इन 2% के बाद तो उसके पास इतना धन बचा होगा जो कि इस 19 से कितने गुना आता है, 80 गुना। तो इसी प्रकार अगर शुरुआत में उसके पास कितना धन था तो उसके लिए 25 के साथ 80 गुना कर देंगे और हमारे आंसर कितना आ जाएगा 2000 रुपये।
कि उसके पास शुरुआत में 2000 रुपये रहे होंगे। जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली बार। अगला क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा क्या करा है वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ला दिया सर आपने अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी हुआ है एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। 20% पुस्तकें हिंदी में थी। ठीक है, मैंने लिख दिया 20% पुस्तकें हिंदी में। 20%, बस कुछ नहीं करना, 1/5। उसके बाद कह रहा है जो शेष हैं, उसके बाद 20 के बाद जो कुछ और शेष बचे हैं उसका 50% इंग्लिश में। ये हिंदी में। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो है शेष का 50%। और हमेशा ध्यान रखना शेष भी लिखा रहा है, शेष मतलब जो बची हुई की बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है फिर शेष का 50% अंग्रेजी में और अंत में शेष का 30% किस में है? फ्रेंच में। तो 30% फ्रेंच में। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर उसके पास शुरुआत में 5 पुस्तकें होती टोटल, उसमें से 20% हिंदी में, तो शेष पुस्तकें कितनी बचती? 4। पर अगर शेष पुस्तकें 2 रही होती तो उसका 50% हिस्सा तो इंग्लिश का होता, तो शेष बचती कितनी? 1। तो इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अगर टोटल शेष अब 10 बची होती तो उसमें से 30% का मतलब 3 कम, अब बचती 7। मुझे पता है कि इस रफ्तार से चीज़ें कम हो रही हैं। अगर मैं यह जानना चाहूँ शुरुआत में कितनी पुस्तकें थी, तो आप कहोगे सर इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए यहाँ पर। और मैं कहूँ अब अंत में कितनी हो चुकी हैं, तो आप कहोगे इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो। पर हम बीच में रुकेंगे और आप एक बात और कहोगे सर जो कटता है उसे काट भी सकते हो आप। तो 2 से 1 पर, और 2 दूनी 4, और 2 से 1 की तरफ कट गया, 2 पंजे 10। तो हमने देखा 5 5 जा 25, और यहाँ पर देखा 7 1 जा 7। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत में अगर टोटल 25 पुस्तकें रही होंगी तो हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच की, इनको हटा के जो अन्य भाषाओं में जो पुस्तकें बची होंगी वो कितनी बची होंगी? 7। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो अन्य भाषाओं में पुस्तकें बची हैं वह 7 ना होकर 6300 हैं। 6300 ही दे रखा है। ठीक है, इस 7 से कितने गुना था? इस 7 से 900 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार टोटल पुस्तकें जो शुरुआत में रही होंगी वह भी 25 ना होकर इससे 900 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे? 22500। यह हमारा क्या गया आंसर? किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई देखो, रेगुलर क्लास होंगी मैथ की, जब तक हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक क्लास चलेंगी। और ये गारंटी भी है कि 3 महीने में सब चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं खामा खा के खींचे जाऊंगा 6-7 महीने, तुम्हारा टाइम वेस्ट। सिर्फ 3 महीने देने तुम्हें मुझे, उसी में चीज़ें ख़त्म करवा दी जाएंगी। और फिर से बात कह रहा हूँ, देखिए बस आपको मेहनत करनी है। आपकी मेहनत से ही मेरे अंदर से एक एनर्जी निकलेगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, और उस एनर्जी का फ़ायदा आपको ही मिलेगा। मैं ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा पूरे दिन। साथ में अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो आपने देखा होगा, सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, आप देख सकते हो कि हर एक एग्ज़ाम कहीं ना कहीं, देखो जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है उसको ये पता है कि जितना भी, चाहे किसी भी चीज़ के लिए मैंने मैथ पढ़ाई हो, शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने कोई एग्ज़ाम दिया और उसका कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया हो। जितना पढ़ाया उसमें से आया। तो इसका तो मुझे पता है कि ना, क्योंकि दो मेहनत करेंगे तो आएगा ही भाई। मैं पूरे दिन ये देखता हूँ ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस भी साथ में रखते रहता हूँ। तो मुझे जब पता है कि यहीं से चीज़ आ रही है तो वो चीज़ें जब मैं आपको कराऊंगा तो क्यों पेपर में नहीं फंसेंगी। बट इसी तरह से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी एक स्पेशल, ठीक है, ज़्यादा नहीं 20 दिन का कोर्स होगा। ठीक है, 20 दिन की क्लास चलाऊँगा आपके लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह कराते रहा करूँगा। तो 20 दिन की ये वाली रीजनिंग क्लास, बट कंडीशन वही है कि कितना बच्चा मेहनत कर रहा है, कितने ज़्यादा आप आंसर दे रहे हो। जितने ज़्यादा आंसर दिया करोगे ना, तभी मैं ये वाली क्लास लूँगा 10 या 5-10 दिन बाद, जब भी लूँगा तभी। आंसर देने से मतलब मैं बाद में भी लाइव चैट पढ़ता हूँ, अभी तो ढंग से नहीं देख पाता। जब क्लास खत्म होती है तब लाइव चैट पढ़ता हूँ कि हाँ इतने सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इतने सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग से पढ़ रहे हैं, इन्हें सच्ची में ही जॉब की ज़रूरत है। तभी, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर आए और देखा सो और चले गए। मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तभी उसका फल मीठा मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तो
यही चाहे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो जीवन की है, मैथ पढ़ रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठो। तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर अगला जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अब देखिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें क्या एक बात आती थी कि भाई इतना पैसा खर्च करा, फिर उसका शेष का वहाँ पर एक लाइन लिखी आती थी शेष, कि शेष का इतना प्रतिशत फिर आगे और खर्च हो गया। पर अगर जिन क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हम अगर 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 15वां क्वेश्चन क्या करा, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में थी। तो अगर जैसा अभी तक हमने सीखा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, 30% 3/10। फिर आगे कहोगे कि 50% पुस्तकें हिंदी में थी, तो 50% को क्या लिख दोगे, 1/2। हम क्या करेंगे, 10 से 7, 2 से 1, इधर वालों को मल्टीप्लाई, इधर वालों को। ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? यहाँ आके चीज़ें हो जाएंगी गलत। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं शेष लिखा है, नहीं लिखा। जब तक शेष नहीं आएगा, जब तक ये सभी आपस में जुड़ती रहेंगी। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पुस्तकालय में 30% इंग्लिश में, तो ठीक है भाई 30% इंग्लिश में थी। फिर आगे बात की गई तो कह रहा है 50% हिंदी में, तो जोड़ दी, तो टोटल 80% पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी में हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं शेष कितनी बची, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसका 80% हिस्सा तो इंग्लिश और हिंदी ने ही कवर कर लिया, तो कहीं ना कहीं शेष बचा 20%। पर क्वेश्चन कह रहा है 20% हिस्सा, वैसे देखा जाए तो 500 के बराबर है। तो 20% हिस्सा क्वेश्चन के हिसाब से 500 के बराबर है, क्योंकि वैसे शेष 20% है पर क्वेश्चन कह रहा है शेष 500 बची हैं। अगर यह दोनों मैंने आपस में बराबर रख दी, अब आपको क्या निकालना है, टोटल पुस्तकें कितनी थी। और टोटल मतलब अपने आप का 100%, 100% हमेशा टोटल होता है। तो क्या आप 100% निकाल सकते हो? या तो आप क्या करो, पूरा पूरा काट लो, या हमें पता है अगर मैं इसके साथ 5 की गुणा करूं तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100%। और इसी तरह 5 की गुणा यहाँ, तो 5 की यहाँ, 5 पंजे 25, यह कितना होगा 2500। तो पूरी टोटल पुस्तकें 2500 होंगी। इस बात में किसी बच्चों डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक तरीका और, 20% हमारा किसके बराबर है, 500 के, और मुझे चाहिए 100%। तो हमेशा 1% की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0, 2 से 50 कर दिया 25 पर, तो 1% मेरा किसके बराबर आ गया है, 25 के। और मुझे चाहिए टोटल पुस्तकें कितनी थी। टोटल मतलब 100%, हमेशा जो टोटल मतलब 100% वैल्यू की बात हो रही है, तो 1% की जो भी वैल्यू है उसके आगे 2 जीरो लगा देना, यही हमारा 100% होता है। तो हमारा आ गया 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और कल बहुत ही प्यारी सी सीरीज आने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो हमने देखा नंद किशोर के पास जितना पैसा था उसमें से 35% अपनी पत्नी को दे दिया, तो अगले ने 35% पत्नी को दे दिया। फिर हम चेक करेंगे कहीं पे शेष तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो शेष नहीं आया तो 50% अपने पुत्र को। अगर शेष होता तो हम प्लस नहीं करते, तो जब तक शेष नहीं आएगा जब तक जोड़ते रहेंगे। तो 50% उसने अपने पुत्र को दे दिया, तो टोटल उसने 85% खर्च कर दिया। शेष बचा कितना उसके पास, 15%। पर क्वेश्चन कह रहा है कि शेष जो उसके पास बचा है वो 450 रुपये है। प्रतिशत में 15 और रुपयों में 450। मुझे पता है कि ना उसके पास जो टोटल पैसा था वह निकालने के लिए मुझे 100% की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो 15% से जब मैंने काटा, 15 × 45 0 0, 1% की वैल्यू 30 आ गई। और मुझे पता है 100% के लिए क्या करना है, 1% को 100% बनाने के लिए 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो इसके साथ भी 2 जीरो। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये वो गलतियां हैं
जो अक्सर बच्चा कर देता है। अब थोड़ा सा और देखो, 2 क्वेश्चन ऐसे करा दिए। अब इसके बेसिस पर एक अगला स्टेप क्वेश्चन वो कैसे दे सकता है। तो एक 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीज़ें दो, जहाँ जहाँ पर वो खेल खेलेगा ना हमारे साथ, वहाँ वहाँ पर हर चीज़ को हम ख़त्म करते जाएंगे। मैथ को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते रहिए। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर। तो हमने देखा वो क्या कर रहा है, 40% हॉस्टल पर। आगे आया तो आगे कहीं पर भी शेष नहीं लिखा, 20% किताब और स्टेशनरी जोड़ दिया, तो टोटल उसने 60% खर्च कर दिए। जब मैं आगे बढ़ा तो आगे मैंने देखा अब शेष लिखा आ गया, तो शेष का 50%, तो ये इसमें जुड़ेगा नहीं, ये 50% यहाँ पर अलग से होगा कि शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद अब उसके पास 450 रुपये बचे हैं। जब 2 वाली ऐसी कंडीशन बन गई अलग अलग, अब इसको उससे करेंगे 60% हमारा 3/5। कोई बच्चा ऐसा कि 60% 3/5 कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हो जाता है ये 3/5। जब हम यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जब मैं काटूंगा तो 20 से 3 पर जाएगा और ये 20 से 5 पर। इसीलिए हर बार मैंने 60% को क्या लिखा है, 3/5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 60% 3/5। इसी तरह से 50% 1/2। तो मैंने देखा कि पहले जितना भी धन रहा होगा उसका 3 खर्च करा, बचे कितने, 2, और जो शेष बचा अंत में फिर उस 2 का 50% मतलब 1 खर्च करके बचा 1। जो करता है काट दो। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 1, कि अगर उसके पास शुरुआत में इतना धन रहा होगा तो अब अंत में उसके पास 1 बचा है। पर क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 1 नहीं बचा, कितना बचा है, उसके पास बचे 450 रुपये। इस 1 से कितने गुना आया था, इस 1 से 450 गुना आया था। तो इसी प्रकार शुरुआत वाला धन भी 5 ना होकर इससे 450 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा। सही है एकदम। किसी को डाउट, हाँ ठीक तो यार, 2250 रुपये, ठीक है। किसी बच्चों को डाउट इसमें जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दीजिए, लगा रखे ना, हिंदी में भी लगा दीजिए थोड़ी देर इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में भी लग गया वो क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लग चुका है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। और एक बात और, ये तो लेवल हो गया एक अप। अब कल एकदम ही अप होगा ऐसे क्वेश्चंस जो किसी भी बुक में कहीं पर भी, बुक तो क्या कहीं पर भी अगर आप देखोगे उनकी वो ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की भी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ कल, जो आपको पहली बार ही देखने को मिलेगी होगी। हाँ, कोई मेरा वाला स्टूडेंट है तो उसने पक्का वो शायद मुझसे पहले पढ़ी होगी, पर अगर कोई कहीं और भी पढ़ता है बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा किसी टीचर ने उसको कराया नहीं होगा, हाँ जिस भी तरीके से कराएगा उससे बहुत ही बेस्ट वे से मैं कल उन क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। तो कल की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और दुनिया से अलग बनने के नज़रिए से, कि अगर आप औरों से अलग बनना चाहते हो तो कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50%। जैसे ही आगे देखा तो मैंने देखा कि 50% परिवहन पर, तो क्या बताइए इसके साथ में 50% को आगे जोड़ दूं, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे नहीं, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर यहाँ पर शेष आ गया बीच में, तो शेष आ गया है तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, नहीं जोड़ रहे। तो आगे कह रहा है 50% परिवहन पर, शेष के बाद जो आई है, पहले तो 50% खर्च कर दे दिया है, फिर उसके बाद शेष कह दिया इसलिए नहीं जोड़ा। तो शेष के बाद क्या कर रहा है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन और 10% खेलकूद। इन तीनों के बीच में कोई शेष नहीं आया, इसलिए 50 और 25 और 10 को जोड़ दिया जाएगा और ये हो गया 85%। तो हमने देखा पहले उसने 50% खर्च करा और शेष का जो भी धन शेष बचा था उसका उसने 85% फिर से खर्च कर दिया और अंत में उसके पास 900 रुपये बचे। तो वही तरीका है, क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि पहले उसने 50% खर्च करा
और फिर शेष धन का 85%, उसे बस 3 बार तोड़ के लिख दिया है, पर बात तो वही यही कहना चाहता है कि शेष धन का 85% खर्च कर दिया। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/2, और इसे क्या लिख देंगे, अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 17 पर और 5 से 20 पर, 17/20। किसी बच्चे को इसमें डाउट किया 17/20 कैसे आया, तो देख लीजिए 85%, प्रतिशत हटेगा, कल भी हमने सीखा है, नीचे क्या आ जाएगा 100, 5 से किस पे जाएगा 17 पर, और 5 से किस पे आएगा 20 पर, इसलिए मैंने इसे 17/20 लिख दिया। फिर मैं जब आगे आया तो मैंने देखा कि अगर उसमें शुरुआत में इतना धन रहा होगा तो उसका इतना प्रतिशत एक खर्च करके उसके पास 1 बचे, और फिर दूसरी बार जिस रफ्तार से पैसा कम हुआ है कि अगर 20 बचे होते तो उसमें से इतने खर्च कर दिए और बचे कितने 3। तो हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करके 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3, कि अगर उसके पास शुरुआत में इतना धन था तो अंत में उसके पास इतने ही रुपए बचे। पर क्वेश्चन कह रहा है उसके पास अंत में 900 रुपये बचे हैं, 3 से कितना गुणा था 300। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो धन था वह भी 40 ना होकर 300 गुना ज़्यादा, उसके पास 12,000 रुपये रहे होंगे। इस बात में किसी बच्चों डाउट? अब अब आज इतनी ही इसमें इसकी औकात है गले की, आजकल थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, औकात तो बहुत है इस गले की, पर आजकल ये डाउन हो गया, डिम पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, इसने आजकल ख़त्म कर दिया है मुझे, पर कोई नहीं, अभी के लिए इतना ही। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर कहाँ मार कर फेंक गया, कल वाली क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको कल बहुत ही चीज़ें अलग सीखने को मिलेंगी। आपको मैथ की कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आज तक, अगर आप में से कुछ बच्चे पहले भी हैं उन्हें भी कुछ नया ही मिलेगा सीखने को, ठीक है, और जो बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो देख के ही यही कह जाओगे कि सर जी गजब, ये आपने हमें क्या नई चीज़ सिखा दी थी। तो कल बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और क्वेश्चंस वह होंगे जो अक्सर क्या मैक्सिमम टाइम बच्चा उन क्वेश्चंस को छोड़ देता है। पर एक चीज़ मेरे लिए करनी पड़ेगी, देखिए कितने लायक है, सिर्फ 1.4 के 2000 बच्चे बैठे हो, तो यार इतने तो हम बुरे नहीं है, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा अगर बैठा है इतनी देर से किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो आप भी बहुत अच्छे बच्चों, मेहनती बच्चों, पर लाइक करना तो बनता है। एक लाइक कर दो, शायद ऐसे एनर्जी आ जाए, यूँ लगे कि चलो तबीयत ख़राब है पर तबीयत ख़राब होने पर भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, नहीं यार बच्चा प्यार भी तो बहुत करता है, वो बात है मुझे बोलना पड़ रहा है, ये तो तुम खुद ही कर दिया करो यार, लाइक वाइक तो यार लाइक तो कर ही दो, ठीक है, कम से कम 2000 लाइक दिखने चाहिए मुझे। जितने भी बैठे हो एक बार अभी की अभी उंगली टच कर करके, ठीक है, निकल चलते रहते हैं, मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, और साथ में जो भी नया विद्यार्थी है एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टडी IQ परिवार का हिस्सा बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। बोलने में थोड़ी दिक्कत है, एकदम कट रहे हैं वर्ड्स, गला कट रहा है ना, तो ये मत समझना कि पता नहीं बीच में सर हकला क्यों रहे हैं, हकलाता नहीं, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। और साथ में बस आखिरी, अभी तक 2000 नहीं हुए भाई, जब तक 2000 लाइक नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं आज आपको छोड़ने वाला, ठीक है, और ना आपको जाने दूंगा, ये कोई बात थोड़ी है तुम्हारी। कम से कम 2000 लाइक तो करो, और सबके सब एक दूसरे को बोलो भाई लाइक वाइक करते रहा करो, ठीक है, तभी आज आपकी छुट्टी होने वाली है, जल्दी से कर दीजिए। 2000 लाइक तो आज भाई बनते ही बनते हैं। और साथ में सब्सक्राइब के बाद जाते आते ना आखिरी में जो और भी सभी बच्चे जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट तो कर ही दिया करो, मतलब देशभक्ति के देश के हम इतने पढ़ने बिजी हो गए सारी दुनिया कि हम देश के बारे में सोच ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत वक्त भी देश के लिए नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं तो हम कमेंट भी करेंगे ना, तो लिखते टाइम भी तो उंगली जय हिंद जय भारत हर वक्त, मतलब जय है भारत, तो ये लिखते टाइम भी अगर हम थोड़ा बहुत भी देश के बारे में सोच लेते तो बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त देश तो दिल में रहना चाहिए। जब तक देश दिल में रहेगा ना, ये दुनिया हमारे कदमों में रहेगी। हम हमेशा जब तक हम अपने घर को आगे नहीं ले आएंगे तो हम और लोगों से कैसे दिखाएंगे कि हम कितने बड़े हो गए। इसी तरह हम जब तक देश को आगे नहीं ले आएंगे, और देश को आगे तब लेकर जाएंगे जब हम खुद आगे जाएंगे, और हम खुद आगे तभी जा सकते हैं जब हमारे अंदर एक भावना हो। किस चीज़ की भावना हो? कि देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ हम अपने आप को बढ़ाना चाहेंगे ना, सिर्फ तब तक हम एक लो मेंटली से सोचेंगे। जब हम देश के लिए सोचने लग जाएंगे तो हम खुद ही बड़े बड़े काम करने लग जाएंगे। और आप सब पर मुझे यकीन है कि आप देश के अंदर आप ही बदलाव लाओगे। जब यार जिनको कुछ नहीं आता वो बहुत कुछ कर लेते हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हो। आज का जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पता नहीं खेल खेल दो आप तो दुनिया के साथ, ऐसे बच्चे हो आज के टाइम के। तो बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हो।
तो बस इसी तरह से साथ बने रहेंगे। एक सेकंड रुकिए। और साथ में जितने भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस को लिया करो, ठीक है। और यहीं पर इस क्लास का अंत करना चाहेंगे। सभी क्लासेस लो, फायदा उठाओ, जितना फायदा उठाए जा सके। और फिर आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि जाते आते सारे ग्रुप्स में फैला देना कि कल तक और इतने बच्चे आए, कल तक 3000 बच्चे। वो किसका काम बनता है? वो आपका। मैं आपको परफेक्ट चीजें दूंगा, ला ला के पढ़ाऊंगा, और आपका काम बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। और ज्यादा नहीं कह रहा, नहीं तो आपको सर जी ने तो यार दिमाग खराब कर दिया। तो ओके, यहीं पर जय हिंद, जय भारत, लव यू।